गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये जनरल साइंस का सेट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाया जाने वाला विटामिन है। ठीक है, यकृत यानी लीवर में संचित, जो लीवर में संचित होता हो और मछली के लीवर तेल में पाया जाता है, वो विटामिन कौन सा है? वो विटामिन ए है। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा। विटामिन ए जो है मछली के तेल में पाया जाता है और तथा ये मनुष्य में लीवर में भी संचित रहता है। ठीक है, इसके अलावा देख लो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? वो रेटिनॉल है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को क्या कहते हैं? उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनाने की विधि को क्या कहते हैं? आरएनए से डीएनए बनाने की विधि को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता? ठीक है, अंडे में कौन सा विटामिन है जो लगभग नहीं पाया जाता है? वो है विटामिन सी। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। विटामिन सी जो है लगभग अंडे में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा देख लो, विटामिन सी जो है वह दूध में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और ये विटामिन सी जनरली खट्टे फलों में पाया जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो सबसे अधिक ज्वलनशील है? ठीक है, इन चारों में से कौन सा पदार्थ है जो सबसे अधिक ज्वलनशील है? वो है नायलॉन। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन डी सही होगा। इसके अलावा देख लो, नायलॉन यह एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, और ये नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, केतली में पानी का गर्म होना। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो यह संवहन विधि का उदाहरण है, कन्वेक्शन प्रोसेस का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, इसके अलावा देख लो, ऊष्मा के संचालन की जनरली हम लोग 3 विधियों को पढ़ते हैं, वो है चालन, संवहन और विकिरण। ये 3 विधियाँ ही जनरली पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चन ज़्यादातर उदाहरण से ही पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस का उदाहरण है। चालन की मैं बताऊं तो अगर आयरन रॉड हो तो उसके एक सिरे को गर्म करो तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चालन विधि के द्वारा होता है, ये चालन विधि का उदाहरण है। विकिरण का उदाहरण क्या है? तो जो सूर्य की गर्मी होती है उसका पृथ्वी तक पहुंचना, ये विकिरण विधि का उदाहरण है, रेडिएशन प्रोसेस का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। मानव शरीर में जीभ का वह भाग जो कि मीठा स्वाद बताता है। ठीक है, मानव शरीर में जीभ यानी टंग का वह भाग जो मीठे स्वाद को बताता है, वह है जीभ का अग्रभाग। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, याद रहेगा। इसके अलावा देख लो, जीभ का मध्य भाग जो होता है वो खट्टे स्वाद को बताता है, खट्टे स्वाद को महसूस करता है। जो पिछला भाग होता है वो तीखे स्वाद को महसूस करता है, और जो बगल का भाग होता है वो नमकीन स्वाद को महसूस करता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। एक ऐसा एंजाइम का नाम बताएं जो कि प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर जाना। ठीक है, एक ऐसे एंजाइम का नाम बताएं जो कि प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है, वो है राइबोजाइम। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? ठीक है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो उसका एक कार्य है, क्या है? वो प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लो। कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, याद रहेगा, आप लोग को याद भी होगा, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो तंत्रिका तंत्र है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, रात्रि का अंधापन जिसे रतौंधी भी कहते हैं और इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो रात्रि का जो अंधापन है वो किसकी कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों के भांति काम करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों के भांति कार्य करती है, यानी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के भांति कार्य करती है? तो वो है अग्नाशय। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही होगा, जो कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के भांति कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया अंत में ग्लूकोज को बदलता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के बाद अंत में ग्लूकोज किस में बदलता है? तो वो पायरुविक अम्ल में बदलता है। ठीक है, लीवर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही होगा, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के बाद ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, फुसफुस सिरा जिसे पल्मोनरी वेंस भी कहते हैं। पल्मोनरी जो सिरा होता है निम्नलिखित में से रक्त का संचार करती है। पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त का संचारण होता है? तो उसमें शुद्ध रक्त का संचारण होता है। ठीक है, शुद्ध रक्त संचार होता है पल्मोनरी सिरा में, याद रहेगा। इसके अलावा देख लो तो आर्टरीज जिसे हिंदी में धमनी कहते हैं, धमनी में जनरली शुद्ध खून का संचारण होता है, संचार होता है। और सीरा यानी इसे इंग्लिश में वेंस कहते हैं, वेंस में जनरली अशुद्ध रक्त का संचारण होता है, संचार करता है। ठीक है, अब जनरली देखो जो हमारे शरीर में, जो हम लोगों के शरीर में जो नसें होती हैं वो जनरली प्रकाश पड़ने पर नीला या कहीं कहीं किसी के शरीर में हरे रंग की भी दिखलाई देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिराओं में जो अशुद्ध खून होता है कभी कभी देखने में नीला या हरे रंग का भी प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, रक्त का प्रकृति विलयन है। ठीक है, रक्त का प्रकृति विलयन है, कैसा है? तो रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, हल्का क्षारीय होता है, ऑप्शन बी सही होगा। कैसे? तो देखो, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, और पीएच स्केल पे 7 का पीएच स्केल 7 का होना यानी ये उदासीन होता है। ठीक है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ठीक है, और रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 है, इसलिए इसे हल्का क्षारीय प्रवृत्ति के कहते हैं। ठीक है, रक्त हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा देख लो, रक्त मुख्य रूप से ऑक्सीजन का वाहक होता है और रक्त का जो कोशिका भाग होता है, कोशिकीय भाग होता है, उसे रुधिराणु कहते हैं। यह रुधिराणु कहलाता है, रक्त का कोशिकीय भाग रुधिराणु कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणों का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, याद रहेगा। और गर्भकाल में जनरली शिशु में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कहता है? रक्त का थक्का बनना सहायक होता है। किस विटामिन सहायक होता है रक्त का थक्का बनाने में? रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है वो है विटामिन के। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है विटामिन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, होम्योपैथी के आविष्कारक हैं। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? तो हैनीमैन है। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? तो हैनीमैन। इसके अलावा देखो, हिपोक्रेटस कौन है? हिपोक्रेटस कौन है? इन्हें चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस कौन है? तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा देखो, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किसने? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है, इसके अलावा जीव विज्ञान के पिता तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा, ये है
पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में सुनेंगे तो इसे कहते हैं सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है, तो वो है रक्त समूह ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। शरीर की सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं जैसे चलना, घूमना, बोलना का नियंत्रण करता है, ठीक है। शरीर की सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं जैसे चलना, घूमना, बोलना का नियंत्रण करता है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो वो है अनुमस्तिष्क, याद रखिएगा। अनुमस्तिष्क होगा जो कि शरीर की सामान्य ऐच्छिक क्रिया जैसे चलना, चलना, घूमना और बोलना इत्यादि को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। इसके अलावा देख लो प्रमस्तिष्क का क्या कार्य है, तो यह मनुष्य के मस्तिष्क का जनरली सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, प्रमस्तिष्क, और यह सभी मानसिक क्रियाओं को जैसे कि चेतना, यादाश्त और विवेक और बुद्धि का नियंत्रण करता है, ठीक है। मानसिक क्रिया में जैसे चेतना, यादाश्त, विवेक और बुद्धि का नियंत्रित कौन करता है, प्रमस्तिष्क, ठीक है। इसके अलावा सामान्य अच्छी क्रिया जैसे चलना, घूमना, बोलने का नियंत्रण कौन करता है, तो वो है अनुमस्तिष्क। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। लीची का खाने योग्य भाग है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो वो है बीजोपांग, याद रहेगा। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। बीजोपांग जो है वो लीची का खाने योग्य भाग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। सर्वाधिक भारी धातु है, ठीक है, सर्वाधिक भारी धातु है, कौन सी है, तो वो है ऑस्मियम, याद रहेगा। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। सर्वाधिक हल्की धातु कौन सी है, तो वो है लिथियम, ठीक है। सफ़ेद स्वर्ण, वाइट गोल्ड किसे कहते हैं, तो उसे प्लैटिनम को कहते हैं, ठीक है। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है, वो है प्लैटिनम, ठीक है। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है, प्लैटिनम है। और सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, वो है हीरा, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। सबसे कठोरतम धातु है प्लैटिनम और सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है, ठीक है। सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ कौन सा है, वो टंगस्टन, ठीक है। सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ कौन सा है, टंगस्टन है। और टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3400 डिग्री सेल्सियस है और हीरा का गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन बी सही होगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आपने देखा होगा, फूलों का रंग उड़ा देती है, कौन सा उड़ा देती है, कौन सी गैस है भैया फूलों का रंग उड़ा देती है, तो वो है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जनरली फूलों के रंग को उड़ा देती है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। हीलियम, आर्गन और थोरियम, ठीक है। हीलियम, आर्गन तथा थोरियम के आविष्कारक थे, कौन थे भैया हीलियम के आविष्कारक, तो लोकियर थे। आर्गन के रैमजे थे और थोरियम के बर्जीलियस, याद रहेगा। हीलियम के लोकियर हैं, आर्गन के रैमजे हैं और थोरियम के बर्जीलियस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। लिख देता हूं, हीलियम के आविष्कारक कौन है, तो लोकियर हैं, लोकियर हैं हीलियम के आविष्कारक। आर्गन के कौन से हैं, आर्गन के हैं रैमजे। थोरियम के कौन हो गए, थोरियम के आविष्कारक हैं बर्जीलियस, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। हीलियम के लोकियर, आर्गन के रैमजे, थोरियम के बर्जीलियस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी सही होगा, क्रमशः ए, बी और सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। फोटोग्राफी में उपयोग होता है, ठीक है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। अब देखेंगे
फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है, ठीक है, फिक्सर के तौर पर सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए, और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है इलेक्शन इंक, वोटर इंक के तौर पर, ठीक है, याद रहेगा। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है इलेक्शन इंक के तौर पर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फिक्सर के तौर पर फोटोग्राफी में। इसके अलावा फोटोग्राफी में प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। रोल्ड गोल्ड मिश्रण होता है, ठीक है, रोल्ड गोल्ड मिश्रण होता है, किसका होता है? तो यहाँ पे विकल्प ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर ये रोल्ड गोल्ड मिश्रण होता है कॉपर यानी तांबा एवं एल्यूमिनियम का, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर रोल्ड गोल्ड मिश्रण है कॉपर एवं एल्यूमिनियम का, जिसमें कॉपर की जो मात्रा होती है वो 90% होती है और एल्यूमिनियम की मात्रा 10% होती है। यहाँ पर मात्रा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा रोल्ड गोल्ड कॉपर एवं एल्यूमिनियम का मिश्रण है, जिसमें कॉपर की मात्रा 90% और एल्यूमिनियम की मात्रा 10% होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है, ठीक है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है, अभी अभी मैंने बताया, मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है, याद रहेगा। हल्का क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए सही होगा। इसके अलावा देखो पीएच मान की किसकी देन है? तो यह एसपी सारेंसन की देन है, इन्होंने ही पीएच मान को विकसित किया, ठीक है। और पीएच मान का फुल फॉर्म है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि 0 to 14 के मध्य वर्णित है, ठीक है, जिसमें पीएच मान 7 का होना उदासीनता को व्यक्त करता है, और पीएच मान 7 से अधिक होना क्षारीय प्रवृत्ति को व्यक्त करता है, और पीएच मान 7 से कम होना अम्लीय प्रवृत्ति को व्यक्त करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है पेंटगन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, पेंटगन जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। सूक्ष्म जीवों की लंबाई मापी जाती है, सूक्ष्म जीवों की लंबाई मापी जाती है किस चीज़ में? तो माइक्रोन में, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। सूक्ष्म जीवों की लंबाई माइक्रोन में मापी जाती है। इसके अलावा देखो अति सूक्ष्म जीवों का मात्रक एंगस्ट्रम होता है, यानी इनकी जो मेजरमेंट होती है अति सूक्ष्म जीवों की वो एंगस्ट्रम में होती है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। उस ताप को क्या कहते हैं जिस ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, ठीक है, उस ताप को क्या कहते हैं जिस ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है? उसे क्रांतिक ताप कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। इसके अलावा देखो क्वथनांक और गलनांक दोनों ऑप्शन में है, तो इसके बारे में भी जान लो। क्वथनांक किसी द्रव के उस नियत ताप को कहते हैं जिस पर वह पिघलता है, उबलता है, ठीक है। क्वथनांक किसी द्रव के उस नियत ताप को कहते हैं जिस पर वह उबलता है, ठीक है, याद रहेगा। जिस ताप पर द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं, और गलनांक उस नियत ताप को कहते हैं जिस पर पिघलता है, वह पिघलता है, ठीक है। गलनांक उस नियत ताप को कहते हैं जिस पर वह पिघलता है, और क्वथनांक किसी द्रव के उस नियत ताप को कहते हैं जिस पर वह उबलता है, ठीक है, याद रहेगा। क्वथनांक और यह गलनांक हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है द्रवों की संयंता, विस्कोसिटी की बात कर रहा है, द्रवों की संयंता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, द्रवों की संयंता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। ताप बढ़ने के साथ उसकी विस्कोसिटी यानी संयंता जो होती है वो घट जाती है, ठीक है, इसीलिए सलाह दी जाती है कि गर्म सूप को पीजिए, ठीक है, उसका विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो वो आसानी से आपके जीभ पर फैल जाएगा और आपको टेस्ट अच्छा अनुभव होगा, ठीक है। तो द्रवों की जो संयंता होती है वो ताप वृद्धि के साथ घट जाती है, ठीक है। अब इसका ठीक विपरीत देखो, तो गैसों की संयंता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी गैसों की जो संयंता होती है विस्कोसिटी होती है उस पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने के साथ गैसों की संयंता बढ़ जाती है, ठीक है, याद रहेगा। ताप वृद्धि के साथ गैसों की संयंता बढ़ जाती है, ठीक है। संयंता गुणांक का मात्रक पॉइस होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए। तो ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। आप आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद।